बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर रिहैब शो से। सफ़ेद मोतिया जिसे कैटरेक्ट भी कहा जाता है वो आंखों के आम मर्ज है और इस पे आंखों में एक धुंधलापन आ जाता है। इसी अहम मौजू पर आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर महक शहजाद को, जिनका ताल्लुक रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑर्थो ऑप्टिक्स एंड optometrist से है। She graduated from Al Shifa Eye Trust Hospital Rawalpindi और इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एंड शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट नंबर ऑफ ईयर्स। आइए सामीन मिलकर उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो पे तशरीफ़ लेकर आए और इतने इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगी। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि सफ़ेद मोतिया होता कैसे क्या है और ये कैसे हमारी आंखों पर इफ़ेक्ट करता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसके अलावा सफ़ेद मोतिये से रिलेटेड आगाही देना चाहती हूँ कि ये होता क्या है। तो आँख के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती लेंस बनाया हुआ है जो हर इंसान की आम आँख में मौजूद होता है। तो उस लेंस के अंदर सफ़ेदी आने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है। तो उस सफ़ेदी को जब वो हिंड्रेंस करती है यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सफ़ेदी दिखने के लिए नज़र में फॉगीनेस आती है, तो उसको हम सफ़ेद मोतिये का नाम देते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रोटीन है जो लेंस के अंदर मौजूद है, फाइबर है, उनकी क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपकी नज़र को देखने में धुंधलाहट भी करती है और इसके अलावा जो है वो आपकी नाइट विज़न को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही होती है। यानी कि अक्सर ड्राइवर्स जैसे कि रात को जब ड्राइविंग करते हैं तो उनको देखने में काफ़ी ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहा होता है, दिखने में हर जगह से जैसे कि आँखों में रोशनी लगना, प्रॉब्लम होना दूर की चीज़ें पढ़ने में, तो ये एक बहुत कॉमन इलामत है सफ़ेद मोतिये की। अच्छा, इस तरह फिर मुझे ये बताइए कि अभी आपने इतनी डिटेल में बताया कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है, फिर ये कौन से हमारे आँख के हिस्से को सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर करता है, इसके बारे में भी ज़रा कुछ बताएं। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो हमारी आँख में ना एक जैसे कि रोशनी आ रही है, रोशनी ने डायरेक्ट आँख की पुतली से होके पीछे पर्दे तक जाना है ट्रैवल करके, ठीक है जी। आँख की पुतली सामने की कॉर्निया कहलाती है और उसने पीछे रेटिना तक जाना है, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ मराहिल से वो जो है रोशनी होके गुजरती है। तो बीच में एक जो मरहला आता है उसमें लेंस बहुत बड़ा किरदार अदा करता है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर के लिए, यानी कि लेंस को जो है वो जो लेंस है उसको इतना बेंड आउट करता है उस लाइट को कि वो प्रॉपर जाके पर्दे के ऊपर रोशनी फोकस हो, ठीक है। अब होता ये है कि जब जैसे जैसे कि अब फॉगीनेस हो गई है, लेंस के अंदर सफ़ेदी आ गई है, तो वो जो लेंस की बेंडिंग है, उस लाइट की बेंडिंग है, वो प्रॉपर फोकस नहीं हो पाती है। अब जब वो प्रॉपर फोकस नहीं होगी तो वो पर्दे के ऊपर जब लाइट ही प्रॉपर नहीं पड़ी तो इंसान जो है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करेगा, यानी कि उसे देखने में बहुत ज़्यादा मसला पेश आएगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि सफ़ेद मोतिया है क्या, फिर हमारे कौन से हिस्से को ज़्यादा मुतासर करता है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ बुज़ुर्गों तक ही है या जैसे हम एज वाइज जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, इसमें हमारी एज बढ़ती जाती है, क्या ये सिर्फ एल्डरली के लिए है या ये यंग लोगों को भी मुतासर कर सकती है? नहीं नहीं, ये एल्डरली के लिए भी है और साथ में यंग में भी है। अब जैसे कि देखें, सबसे पहले हम जो सबसे कॉमन इलामत है इसमें सेनाइल कैटरेक्ट कहा जाता है। जैसे सेनाइल कैटरेक्ट से मुराद ये है कि 40 साल के बाद ना हर आँख में कुछ चेंजेस होने लग जाती हैं लेंस के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली जब वो चेंजेस 40 साल से ऊपर जाते हैं तो उसमें ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें वो लेंस के अंदर सफ़ेदी मुसलसल आग के गाढ़ी होती जाती है, जब तक कि हम कहते हैं कि मोतिया अभी कच्चा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होने की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह अगर हम यंग में बात करें तो कुछ लेंस के अंदर ऐसा होता है कि पैदाइशी तौर पर उस लेंस के अंदर ये मोतिया मौजूद होता है। तो जैसे कि उसे कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके आँख के अंदर ऑलरेडी वो मोतिया था,
ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि यंग एज में कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं, जैसे कि ब्लंट ट्रॉमा, कोई मुक्का लग गया, कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, कोई शार्प ऑब्जेक्ट आंख में लग गया, तो उस वजह से भी हमारा जो यंग जनरेशन है उसकी आंख के अंदर बन सकता है, वो मोतिया क्रिएट हो सकता है। बहुत से और भी रीजंस हैं, लेकिन बेसिक जो यंग एज का है वो बेसिकली या तो कंजेनिटल हो सकता है या ट्रॉमेटिक। और जैसे जैसे इंसान की एज 40 से ऊपर बढ़ती है, ऐसे ऐसे वो कैटरैक्ट बढ़ता जाता है, मैच्योर होता जाता है। ठीक है। सो ये नहीं है कि ये सिर्फ खास एक सर्टेन एज के लिए है, ये बुजुर्गों में ज़्यादा कॉमन है। इससे कोई भी मुतासर हो सकता है, चाहे वो यंग बंदा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। अच्छा, अब कौन सी ऐसी अलामात है या हम कह सकते हैं कि वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम सब के अंदर एक डॉक्टर मौजूद है और हम अपना खुद भी जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हम में से कुछ लोग जो ये काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये एक पॉइंट है जिस पे अब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अब हमारी वो जो आंखों के अंदर गुलाब का अर्क डाल देने से या इस तरह के काम से ये काम मतलब जो है वो हल नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये गुलाब के अर्क वाली बात आपको बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत आवाम ये चीज़ इस्तेमाल कर रही है। अब आपको नहीं पता वो जो गुलाब का अर्क आया उसमें कोई केमिकल भी मौजूद है या नहीं। आजकल तो गुलाब का अर्क भी सेफ नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ सबसे पहले हाईलाइट करूँगी कि गुलाब का अर्क विदाउट एनी कोई भी चीज़, गुलाब का अर्क नहीं, कोई भी चीज़ विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गुलाब के अर्क के अंदर भी बहुत से ऐसे केमिकल्स और चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी आंख को मुतासिर कर सकती हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे कॉमन जो इलामत है इसकी वो तो एक नज़र में कमी है। जैसे कि एक आहिस्ता आहिस्ता नज़र में कमी आने लगी, फिर ही इंसान डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है कि अब हमें नज़र नहीं आ रहा। जो इसकी इनिशियल इलामत है उसमें तो एक नज़र की कमी भी आ गई, साथ में डबलिंग ऑफ विजन होने लग जाती है, यानी कि डिप्लोपिया जिसे कहते हैं कि एक चीज़ को दो दिखाई देना। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है हेलोस बनना। हेलोस मीन्स कि आंखों के आगे ऐसे गोल गोल दायरे बनते हैं, ख़ास तौर पे जब हम रोशनी में देखते हैं, जो कि आपकी विजन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तीसरी, जैसा कि मैंने पहले भी अभी एक्सप्लेन किया कि ड्राइविंग के दौरान सामने से लाइट की रोशनी या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो आपकी आंखों में डायरेक्ट ऐसे लगती हैं कि आपको ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहा होता है, आंखों में डिस्टॉर्शन हो रही होती हैं डिफरेंट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन अलामात के अलावा क्या कोई चोट जिसका जिक्र आपने पहले भी किया और या किसी दवा का इस्तेमाल, कोई मेडिसिन जो है वो ऑल्सो कॉज बन सकती है ऑफ दिस वाइट मोतिया? हाँ जी, बिल्कुल। अब जैसे कि स्टेरॉइड यूज़र्स होते हैं, अक्सर लोग काफ़ी अरसे से स्टेरॉइड मेडिकेशंस पे होते हैं, उसके प्रोलॉन्ग यूज़ से आपका मोतिया मज़ीद पक सकता है या बन भी सकता है आँखों में। अब जैसे कि एक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि आप अगर लेते हैं, ओरली भी लें इवन आप, या फिर टॉपिकल, जैसे कि कोई ड्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें कोई स्टेरॉइड मिला हुआ है उस मेडिसिन में, या ऑइंटमेंट्स हैं, आप उसके प्रोलॉन्ग यूज़ से आपका जो मोतिया है वो बन सकता है। सेकेंडली, आपके यूवी रेज जो होती हैं, ये जो धूप की रेज हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप बाहर जाएं तो सनग्लास यूज़ करें, क्योंकि इसकी डायरेक्ट जब रोशनी आपकी आंखों पे पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा आपकी आंख के हिस्से को, उसको लेंस को मुतासिर करेगी और उसमें मज़ीद फाइबर और प्रोटीन की क्लम्पिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से जो है सफ़ेद मोतिये की तरफ आंख चली जाएगी जल्दी। ठीक है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड में जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया अक्सर लोग कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है? काला मोतिया जो है वो एक पानी है जो कि प्रेशर को आंख के हाई कर देता है। ठीक है, उसको काले मोतिये का नाम दिया हुआ है। सफ़ेद और काले मोतिया में इसी तरह यही फ़र्क है। ये अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं काला मोतिया क्या है क्या नहीं है, तो इसमें यही है कि जस्ट इसका प्रेशर आंख का हाई होता है तो उसे काला मोतिया कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने हमें फ़र्क भी बता दिया काला मोतिया का, आपने अलामात भी बता दी। अब मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं और वो कौन सी ऐसी तदबीर हैं जिनको पर अमल करते हुए हम अपनी आँखों को इससे बचा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी हेल्दी रखें। हम बच नहीं सकते कि हमें मोतिया हो ही ना, मोतिया होगा। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब कुदरत की तरफ से है और इसको हम रोक नहीं सकते, ये तो होना ही होना है, लेकिन हम इसके प्रोसीजर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सपोज अब जैसे कि एजिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता,
तो हम ऐसी अपनी डाइट में चीज़ें रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स रखें, विटामिन ए के कुछ सप्लीमेंट्स या कोई भी ऐसी खाने में चीज़ें रखें, जैसे कैरेट जूस रखें, जिससे हमारी आंखें जो है वो सेहतमंद हों, तो हम अपनी आंखों की ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं। और साथ में बाहर निकलें तो सनग्लास यूज़ करें, हर 3 माह बाद कोई ना कोई हम अपना प्रॉपर आई का एग्जामिनेशन कराएं, तभी हम इसको महफूज रख सकते हैं अपनी आंखों को। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी मतलब जो रेगुलर चेकअप है फॉर द आई, हमें उसको अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गोइंग अबव 40, और ये हमारी हेल्थ केयर के अंदर आना चाहिए। अच्छा, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अब मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि वो कौन से ऐसे मरहले हैं या इलाज के हिसाब से कौन से डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके पास इंटरवेंशंस अवेलेबल है या ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर ये जो सफ़ेद मोतिया इसके लिए। अच्छा, जैसे ही सपोज एक मरीज आया है, उसमें सबसे पहले तो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल होता है नज़र लेना उसका, ठीक है, कि नज़र उसकी कितनी कम की हुई है, लेंस उसने लेंस की जो फॉगीनेस हो गई है उसकी वजह से, कैटरेक्ट की वजह से। जब नज़र उसके बाद देखी तो हम उसके बाद जो पेशेंट है उसकी रिफ्रैक्शन करेंगे, यानी कि हम उसकी बेस्ट करेक्शन ग्लासेस के साथ कितना कर सकते हैं। हो सकता है उसके ग्लासेस के साथ अच्छी खासी विजन बेहतर हो रही है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अभी अगर मोतिया कच्चा है तो हम इसकी फर्दर किसी सर्जरी की तरफ ना ही जाए। ठीक है, अगर सपोज बेहतरी नहीं हो रही है, हमारी ना इसके लिए एक बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन 618 विजन होती है। अगर 618 से कम है तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बाद हम फंडोस्कोपी करवाएं पेशेंट की। फंडोस्कोपी में आ जाता है पेशेंट के पर्दे का मुआयना। पेशेंट का पर्दा अगर हेल्दी है, सब ठीक है, कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उसके बाद हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं फॉर जो है कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। ठीक है। सामीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो FM 102.2 रिफर रीहैब शो, बोथ फेसबुक पे भी और हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे भी। मोस्टली हमारे जो इस वक्त लाइव सुनने वाले हैं वो हमें क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, और उसी सिलसिले में हमें भी आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मौसूल हुए हैं। ये साहब जानना चाहते हैं आपसे कि क्या जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन का जो है वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों बच्चे और बूढ़े, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या स्पेशली फॉर एल्डरलीज क्या ये उसकी वजह बन सकती है? मोबाइल फ़ोन आप देखें, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेस तो इमिट तो हो रही हैं उसके अंदर से, लेकिन वो एज अ स्पेशल कॉज या एक बहुत बड़ी हाईलाइटेड कॉज नहीं है कोई के कैटरेक्ट बने उसकी वजह से। ठीक है, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि और बहुत से डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारी ड्राई आई कर सकती हैं, थकावट कर सकती हैं आंखों में, ये जो मोबाइल फ़ोन स्क्रीनिंग वगैरह है, लेकिन बिल्कुल कहना कि इसकी वजह से कैटरेक्ट बन रहा है, सो आई थिंक ये इसकी वजह से नहीं बन रहा कैटरेक्ट। ये एक एजिंग प्रोसेस है, और साथ में इसकी वजूहात भी मैंने एक्सप्लेन की हैं कि किस किस वजह से बन रहा है, जैसे सनलाइट वगैरह हो गई, आपने अपने स्टीरॉइड्स इस तरह की मेडिकेशंस रखी हुई हैं, तो ये रीजंस हैं इसके लिए। ठीक है। एक और साहब ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने मेंशन किया था कि गाजर का जूस और इस तरह की चीज़ें, तो वो जानना चाहते हैं कौन से ऐसी और ग़िज़ाएँ हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, ताकि एक तो वो अपनी आँखों की जो है वो हेल्थ का ख्याल रखा जा सके, और दूसरा ये है कि इस बीमारी से भी एक तरह का बचा जा सके। अब जैसे कि डेली बेसिस में आप आलमंड्स ले लें, दूध ले लें, लेट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें आप लोगों का विटामिन ए बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाए, लेट्स आप ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं ताकि आपकी आंखों की हेल्थ बेहतर हो, और इसके अलावा कोई विटामिन ए और सी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो आप बेसिकली ये बताना चाह रही हैं कि कोई भी ऐसी ग़िज़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जिसके अंदर विटामिन ए और सी की जो है वो मिकदार ज़्यादा हो, तो दे कैन टेक दैट ऑन डेली बेसिस, और ये प्रोलॉन्ग करेगा, मींस के 2-3 साल ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कैटरेक्ट होने नहीं देगा। अल्टीमेटली कैटरेक्ट होना है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें कैटरेक्ट नहीं होता, आंखों में 50, 60, 70 इयर्स के लोग हो जाते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन केस टू केस, और वेरी करती हैं फ्रॉम केस टू केस।
तो क्या उसमें ये डॉक्टर साहब ये डिपेंड करता है कि उनकी डेली एक्टिविटीज जी, क्या बिल्कुल। थी, या हेल्थ के मतलब अपनी खुराक डाइट को हिसाब से लेके? खुराक बहुत मैटर करती है आपकी। जैसे कि अब आप देखें, बड़े बूढ़े जो विलेजेस एरियाज में होते हैं, हाँ। वो 60-70 ईयर्स के होते हैं, तो उनकी सर्जरीज नहीं हुई भी होती मोस्टली। देसी घी, उनकी खुराकें उनके प्योर खुराकें होती हैं। आजकल हम जो चिकन खा रहे होते हैं उसमें भी इवन स्टेरॉइड इंड्यूस्ड होता है, तो वो फिर काफ़ी हमारी आई की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है अल्टीमेटली कहीं ना सो कहीं। ओवरऑल हमें हेल्दी हाँ जी, हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। जी। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो सफ़ेद मोतिया है जी। ये ठीक हो सकता है, या सिर्फ इसका आखिरी जो हल है वो यही है कि ऑपरेशन होना ज़रूरी है? जी, इसका जो आखिर हल है वो ऑपरेट ही है। जैसा कि मैंने भी बताया कि एक खास बॉर्डर लाइन है। अब जैसे कि 618 विजन है, या अगर 612 भी पेशेंट विजन दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो पेशेंट को हिंड्रेंस बहुत कर रहा है, तंग कर रहा है मोतिया के दिखने में प्रॉब्लम, या उसकी ड्राइविंग का ऐसा काम है कि वो बिल्कुल उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा विदाउट सर्जरी, तो हम उसका हल यही है। आप किसी मेडिकेशन से इसको नहीं ख़त्म कर सकते हो, इसका ठीक हल है। सर्जरी ही है। और लेज़र आजकल जो आई हुई है वो काफ़ी लोग करा रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव भी है। अच्छा, अभी आपकी ही सवाल से अगला सवाल मेरे जी, जहन जी। में ये आता है कि क्या जो सफ़ेद मोतिये का इलाज है उसमें कोई ऐसी मॉडर्न किस्म की टेक्नोलॉजी, या हम कोई जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं? और उसके बाद आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये प्रोसीजर जो है पूरा ये कितना हद तक ख़तरनाक है, या और इससे कितने लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लाइक मुस्तफ़ीद होते हैं इससे? अच्छा, ये इतना ख़तरनाक नहीं है। ये लेज़र है ही इसीलिए कि ये ऑन द सेफ हैंड पेशेंट को रख के आगे चल सके। सबसे पहले तो इसमें ना हम ये करते हैं कि आई को प्रॉपरली नम कर देते हैं, ड्रॉप्स डाल के सुन्न ठीक कर है। देते हैं, विदाउट एनी कि आपको कोई टीका आए, टांका आए आँख में, ठीक है। उसके बगैर ही आँख में से हम जो है फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू आँख में से जो सफ़ेदी है वो निकाल लेते हैं। एक प्रोब है अल्ट्रासोनिक, उसके अंदर से वो सारी सफ़ेदी निकल जाती है, और एक न्यू इंट्राओक्युलर लेंस जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, आर्टिफिशियल लेंस जिसे कहते हैं। ठीक वो है। कुदरती लेंस निकाल के जो जिसमें सफ़ेदी आई होती है, एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं आँख के अंदर लेज़र के थ्रू। ठीक है, तो क्या उसके बाद फिर इंसान को बिल्कुल सही दिखाई देना शुरू हो जी, जाता है? उसके साथ सही दिखाई देता है, अनलेस एंड अनटिल कि पीछे कोई रेटिना के अंदर पैथोलॉजी ना हो, कि ठीक कोई अगर उसका पर्दा सही है और उसके पर्दे में इतना है कि वो कोई प्रॉब्लम मींस कि होता है ना कि आगे की चीज़ तो हमने चेंज कर दी, पीछे अगर पर्दे में डिफेक्ट है तो फिर वो अल्टीमेटली उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर पर्दा सही है, ताकतवर है, सेहतमंद है, तो आप लेंस को जब चेंज करते हैं तो उसकी विजन जो है वो 6/6 हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग की विजन होती है। ठीक है, तो आई एम श्योर उससे पहले ये सारे मजीद टेस्ट कर लिए जाते होंगे जी, कि जी, बिफोर वी बिल्कुल गो कर फॉर किए जाते ऑपरेशन। हैं। सामीन, इस वक्त आप देख रहे हैं FM 102.2। आप अगर हमारा शो लाइव देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, हम डॉक्टर महक से उनसे ज़रूर सवालात पूछेंगे। अभी हमें एक सवाल मौसूल हुआ है, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभी आप जो बात कर रही थी ऑपरेशन के बारे में, तो क्या मतलब उसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप करते हैं? जैसे अभी आपने बात की थी कि कोई जी। पैथोलॉजी ना हो, तो इमोशनली अगर आपकी आईसाइट वीक थी तो वो बाद जी, में जी। 6/6 हो जाती है, तो इसके बारे में वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे टेस्ट है जो कराने चाहिए ऑपरेशन कराने से पहले, और अगर लेट्स सपोज ये ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है तो क्या ये दोबारा ठीक हो सकता है, दोबारा कर सकते हैं? इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी अर्ज किया था, विजन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। विजन कितनी कम है, अगर 618 से कम है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि सर्जरी के लिए। ठीक है। उससे पहले जो है उस पेशेंट का हमने कॉर्निया की थिकनेस देख लेनी है, केराटोमेट्री कर लेनी है, इसके अलावा फंडोस्कोपी करनी है, ठीक है। पीछे पर्दे का प्रॉपरली मुआयना करना है, कतरे डाल के पुतली को फुला के पीछे पर्दे का जब मुआयना कर लेते हैं, पर्दा ठीक होता है, उसके बाद पेशेंट की आंख का नंबर निकाला जाता है, जिसे बायोमेट्री कहते हैं। अब वो जो नंबर है ना, वो निकाल के प्रॉपरली वो फिर आगे उस नंबर का लेंस मंगवाया जाता है, जो कि क्योंकि वेरी करता है कि अब जैसे कि आपकी आंख है, आपकी आंख में कौन से नंबर का लेंस डले, डिफरेंट पेशेंट्स की आंख में डिफरेंट लेंसेज डलते हैं, तो वो उस नंबर का लेंस मंगवा के उसके बाद जो है ये लेज़र की जाती है। इसे हम फेको इमल्सिफिकेशन या फेको IOL कहते हैं।
अच्छा, उनका दूसरा सवाल ये था कि अगर लेट्स सपोज ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो क्या इसको दोबारा करा सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन अब डिपेंड करता है कि किस हद तक की हुई भी है। मोस्टली ये होता है कि अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो हम उसको ऑपरेट दोबारा नहीं होगा, ऑपरेशन एक ही दफ़ा होता है, लेकिन उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशंस दे सकते हैं या जो भी बेहतरीन हल है उसका आगे फिर सोच सकते हैं। डिपेंड करते हैं ऑन कॉम्प्लिकेशंस। सामीन, आप इस वक्त देख रहे हैं FM 102.2 रिफर रीहैब शो। आप इस वक्त हमारे शो को जो है वो लाइव देख भी सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे, जिनमें से एक YouTube और FM भी है। अगर आपके कोई भी सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें। हम इनसे ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारा एयर टाइम है उसमें हम इनसे पूछेंगे और उसके बाद भी हम आपको आप तक आपके जो सवालात हैं उनका जवाब पहुँचाएँगे। आइए अब अपने शो की तरफ वापस चलते हैं और अपने मेहमान से जो है वो मज़ीद सवालात पूछते हैं। ये हमने बात की कि ऑपरेशन हो गया, डिफरेंट टेक्निक्स आपने बता दी। अब वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट जो एक पेशेंट को लेने चाहिए आफ्टर दिस सर्जरी? ठीक है, अब जैसे कि बेसिकली आप पोस्ट ऑप सर्जरी की बात करें कि आफ्टर सर्जरी जो है पेशेंट जब घर गया उसको हम सारी चीज़ें ये चीज़ गाइड करेंगे कि आपने कोई भी ऐसा प्रेशर वाला काम नहीं करना जो कि आपके डायरेक्ट आंख के ऊपर स्ट्रेस डाले। जैसे अक्सर पेशेंट्स होते हैं, कोई चीज़ उठा ली, कोई भरा हुआ कैन उठा लिया या कोई भी ऐसा लोडिंग का काम कर लिया, वो डायरेक्ट स्ट्रेस आपकी आंख पे गया। नॉर्मल लाइफ में आप जैसे आप सो रहे हैं तो आपने उस करवट पे नहीं सोना, आपकी दाईं आंख की सर्जरी हुई है तो आपने उस करवट पे नहीं सोना होता, ये थोड़ा हम गाइड कर देते हैं। थर्डली हम ड्यूरिंग सजदा, जब आप पेशेंट जो है सजदा कर रहा होता है नमाज के दौरान, वो थोड़ा हम गाइड कर देते हैं कि सजदा भी आपने ऐसा करना है कि वो डायरेक्टली आपका प्रेशर आंख की तरफ ना जाए, या बैठ के कर लें, बेहतर यही है। कुछ दिनों की बात होती है, थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर ले लें। इसी तरह जब आप बाहर जाएं तो अपनी काली वाली ऐनक पहन लें, जिसे सन ग्लास कहा जाता है, वो पहन लें ताकि डायरेक्ट धूप की रोशनी से बच जाएं। आंखों को रब नहीं करना, डायरेक्ट पानी नहीं लगने देना। ये कुछ ठीक है एहतियाती तदाबीर जो आप आफ्टर सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि मोस्टली हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि जैसे अगर सफ़ेद मोतिया हो गया है तो उसके मेडिकल रीजंस डायबिटीज़ भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो क्या ये चीज़ें भी असरअंदाज करती हैं हमारे इस सफ़ेद मोतिया पे? हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से जो है लेंस के अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाती हैं। अब चेंजेस ऐसी होती हैं कि या तो लेंस का जो कैप्सूल होता है जिस बैग में पड़ा होता है वो स्वेल होने लग जाता है। अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है। ठीक है, वो नब्जें जो है ना पीछे लेंस की, वो स्वेलिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो ये चेंजेस हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अब हमने चलते हैं, टाइम तो हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, सवालात बहुत सारे हैं जो मेरे जहन में भी आ रहे हैं। आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों के भी जहन में होंगे और वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आप हमारे जाने से पहले आप हमारे सामीन को ज़रूर बताएं कि सफ़ेद मोतिया के बचाव और इसका बरवक्त इलाज जो है वो कितना ज़रूरी है। अच्छा, सफ़ेद मोतिया जो है एक खामोश मर्ज़ है जिसको हम बर वक्त अगर डायग्नोस कर लें और प्रॉपरली पता चल जाए तो हम उसको आगे उसी तरह लेके चल सकते हैं। अब जैसे कि काफ़ी मरीज़ अगर ऐसे आते हैं कि 6-6, 8-8 सालों के बाद उन्हें डायग्नोस हो रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा लेवल पे चला जाता है, इतना हाइपर मैच्योर हो जाता है वो कैटरैक्ट, कि उसके बाद जो है ना आपको प्रोग्नोसिस अच्छे नहीं मिलते। यानी कि आपने सर्जरी करा ली, उसके बाद आपकी विजन उस तरह बहुत बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि मोतिया इतना पक गया होता है। अगर आप हर 3 या 6 माह बाद मैक्सिमम अपना आंखों का मुआयना कराते रहें तो फिर बेहतरी यही है कि उसमें ये होता है कि आपका वक्त पे जब डायग्नोसिस हो जाएगा मोतिये का तो हम लेंस को तब्दील कर देंगे और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी हमारे सामने जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा आप अपनी डेली रूटीन में, जैसे कि मैंने बता भी चुकी हूँ कि मल्टीविटामिन्स की ऐसी चीज़ें रख लें या कोई ताकत की चीज़ें अपनी डेली रूटीन को बनाएं। इतना अच्छा आप एक्सरसाइज करें डेली, तो फिर यह है कि आपकी आंख जो है मज़ीद लंबे अरसे तक चल सकती है विदाउट एनी सर्जरी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए और इतने इंपॉर्टेंट मौजू पर आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच।
जैसे कि आज आपने सुना कि सफ़ेद मोतिया जो है उसका इलाज जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये लाइलाज है। इलाज बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब बर वक्त जो है वो इसकी तशख़ीस की जा सके, और फिर जो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर बताए उस पर आप अमल करें और उसको उसको एज इट इज़ जो है आप फॉलो अप करते जाएं। आजकल हमारे पास जैसे जैसे हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑप्शंस जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।